हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग लुसेंट बुक के जो है अध्याय 2 करेंगे, जीव विज्ञान के कोशिका विज्ञान को करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के परिचय कर चुके थे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म से जीव द्रव्य का नामकरण जो है वो पुरकिंजे पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। यानी कि जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का जो नामकरण था वो किसके द्वारा किया गया था? पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 में किया गया। यह जो है एक तरल गाढ़ा, यह जो है यानी कि जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जो है वो कैसा पदार्थ है? तो यह एक तरल गाढ़ा, रंगहीन, परभासी और लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। यानी कि जीव की जो सारी जैविक क्रियाएं है ये किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही होता है। इसलिए जो है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? तो प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य को कहा जाता है। जीव द्रव्य को दो भागों में बटा होता है। जीव द्रव्य जो होता है वो कितने भागों में बटा होता है? तो दो भागों में बटा होता है। कौन कौन? तो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, यह जो होता है कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। कोशिका द्रव्य जो होता है वो कहाँ होता है? तो कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक द्रव्य केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म, यह जो है कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। कोशिका द्रव्य जो होता है वो साइटोप्लाज्म कहते हैं उसको। यह जो होता है कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। जबकि केंद्रक द्रव्य जो है यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। अगला पॉइंट है जीव द्रव्य का जो 99% भाग जो होता है वो निम्न चार तत्वों से मिलकर बना होता है। यानी कि जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का जो 99% भाग है वो निम्न चार तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? तो पहला है ऑक्सीजन 76%, दूसरा है कार्बन 10.5%, तीसरा है हाइड्रोजन 10% और चौथा है नाइट्रोजन 2.5% 2.5%। यानी कि जीव द्रव्य जो होता है वो चार निम्न तत्वों से मिलकर बना होता है। यानी कि जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न चार तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? तो पहला नंबर है ऑक्सीजन जो कि रहता है 76%, दूसरा है कार्बन जो कि रहता है 10.5%, तीसरा है हाइड्रोजन जो कि 10% रहता है और अगला है नाइट्रोजन जो कि 2.5% रहता है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। यानी कि जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का लगभग 80% भाग क्या होता है? तो जल होता है। जीव द्रव्य में जो है अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? तो 81:19 का होता है। यानी कि जीव द्रव्य में जो है अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। अगला पॉइंट है सेल यानी कि कोशिका। यहीं से मेन टॉपिक शुरू होता है। कोशिका यानी कि सेल। कोशिका जो है जीवन की जो है सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? तो कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। यानी कि कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1865 ईस्वी में किया था। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है वो अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने जो है कॉर्क में जो है कोशिका की खोज की थी। किसमें की थी कोशिका की खोज? तो कॉर्क में की थी। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया हुआ है। कोशिकाओं का औसत संगठन, यहाँ पर अवयव दिया हुआ है अवयव, और यहाँ पर कुल कोशिकाओं का भार प्रतिशत दिया हुआ है। पहला है जल। जल का भार प्रतिशत कोशिका का कितना होता है? तो 70 से 90%। अगला है प्रोटीन, कितना होता है? तो 10 से 15%। अगला है कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक अम्ल कितना होता है? तो 5 से 7%। आयन जो होता है, आयन कितना होता है? तो 1% होता है। अगला है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। यानी कि सबसे पहले मृत कोशिका का खोज जो था
जो कोशिका का खोज सर्वप्रथम किया था किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन इन्होंने जो है मृत कोशिका का खोज किया था, कब किया था? 1665 ईस्वी में। उसके बाद जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका का खोज किया। सेवान शैवाल एस्पेरोगिरा पहली जीवित कोशिका थी, यानी कि जो ये शैवाल एस्पेरोगैरा जो है वो पहली जीवित कोशिका थी, जिसे जो है लिविनहॉक ने माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था। इसको किसके द्वारा देखा गया था? माइक्रोस्कोप द्वारा। कौन देखा था? तो एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने देखा था। सबसे छोटी कोशिका जो होती है जीवाणु, यानी कि सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा, ये पॉइंट याद रखिएगा। माइक्रोप्लाज्मा गैलिस्पेटिकमा, माइक्रोप्लाज्मा गैलिस्पेटिकमा की है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका, यानी कि यही बस याद रखना है कि सबसे छोटी कोशिका जो होती है जीवाणु में वो माइक्रोप्लाज्मा होती है, और सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। अगला पॉइंट है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे, यानी कि ओस्ट्रिच एग की कोशिका होती है। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, साइड मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद सीधा सिद्धांत यहाँ से पढ़ना है, यानी कि कोशिका सिद्धांत का जो है प्रतिपादन 1838 39 ईस्वी में हुआ था। कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो कब हुआ था? तो 1838 39 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? तो मैथियस मैथियस स्लाइडन ने किया था। यहाँ पर थोड़ा कट गया है, मैथियस स्लाइडन ने किया था। और थियोडर सवान, यानी कि ये थियोडर और मैथियस, इसको नहीं ध्यान देना है, यानी कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो स्लाइडन, बस इतना ध्यान रखना है। कौन किया था? तो स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। ठीक है, स्लाइडन एवं स्वान जो है उन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यद्यपि इनका सिद्धांत जो था यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, यानी कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्लाइडन एवं स्वान स्वान ने किया था, लेकिन इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नए कोशिकाओं का निर्माण जो है कैसे होता है। पहली बार जो है रोडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। कोशिका क्या होती है? विभाजित होती है, और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है। यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? तो पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। आप बुक में मिलाते हुए चलिएगा और ध्यान से सुनते हुए। अगला पॉइंट है कोशिका सिद्धांत के मुख्य बातें इस प्रकार है, यानी कि कोशिका सिद्धांत के कुछ बातें थे जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि सभी जीव जो है सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने हैं, यानी कि सभी जो जीव हैं वो किससे बने हैं? तो कोशिका से और कोशिका उत्पाद उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं जो होती है पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। सभी कोशिकाओं किससे निर्मित होती हैं? तो पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिका का निर्माण जो है जिस क्रिया से होता है, कोशिका का निर्माण जो है जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता, यानी कि क्रिएटर होता है। कोशिका का निर्माण जो है जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक जो होता है वो क्या होता है? तो मुख्य अभिकर्ता होता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका, यानी कि कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और अगला है यूकैरियोटिक कोशिका। तो पहला हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो ये कोशिकाएं जो होती है जीवाणु नील हरित शैवाल माइक्रोप्लाज्मा एवं प्लूरो निमोनिया समजीव, यानी कि पीपीएलओ में जो होती है मिलते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये जीवाणु में मिलती है। शैवाल माइक्रोप्लाज्मा नील हरित इस सब में रहता है। ठीक है, इसका मूलतः संगठन आकार व कार्य में भिन्नता के बावजूद एक सा होता है, यानी कि इनका मूलतः संगठन का आकार जो होता है वो भिन्न होता है लेकिन बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका
भित्ति होती है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है तो भित्ति होती है, जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। जो किससे घिरी होती है तो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। कोशिका में जो होता है साइटोप्लाज्मा एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। कोशिका में जो होता है साइटोप्लाज्म में जो होता है एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। इसमें जो है कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें जो है कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ जो है मुख्य रूप से नगण्य व केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है। यानी कि अनुवांशिक पदार्थ जो है वो मुख्य रूप से नगण्य व केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है। जीमोनिक डीएनए के अतिरिक्त जीमोनिक डीएनए के अतिरिक्त जो है एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जीवाणु में जो है सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को जो है प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं तो प्लाज्मिड कहते हैं। ये जो है प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में जो है विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक जो है प्रतिजीवी के प्रतिरोध होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वृत्त जीवाणु की का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रावधान हेतु उपयोगी है। अगला पॉइंट है राइबोसोम के अलावा जो है प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक के अंगक नहीं पाए जाते हैं। यानी कि राइबोसोम के अलावा जो है प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक के अंगक नहीं पाए जाते हैं। अधिकांश जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं अधिकांश जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है जो कि दृढ़ता पूर्वक बंध कर तीन स्तरीय संरचना बनाते हैं। कितने स्तरीय तो तीन स्तरीय संरचना बनाते हैं दृढ़ता पूर्वक बंध कर। बाह्य परत ग्लाइकोकेलिक्स जिसके पश्चात क्रमशः जो है कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य झिल्ली होते हैं। यद्यपि आवरण यद्यपि यदि आवरण के प्रत्येक परत का यदि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है पर यह तीनों मिलकर जो है एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। तीनों का कार्य जो है प्रत्येक परत का कार्य जो होता है भिन्न होता है पर यह तीनों मिलकर क्या करते हैं तो यह एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में संरचना एवं मोटाई में भिन्न होती है। कुछ में यह जो होती है ढीली अछद होती है जिसे जो है औपंक परत कहते हैं। वह दूसरे में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में होती है। उसे जो है अस्पंकता यानी कि कैप्सूल कहते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। कोशिका भित्ति जो होती है किसके आकार को निर्धारित करती है तो कोशिका भित्ति के कारण ही कोशिका का आकार का निर्धारण होता है। यह जो है यह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है। यह कैसी भूमिका प्रदान करती है तो सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो कि जीवाणु को फटने तथा जो कि क्या करता है तो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। जो कि जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। जीव द्रव्य झिल्लिका प्रकृति में जो होती है वो अर्धपरागम्य होती है। यानी कि जीव द्रव्य झिल्लिका जो है वो प्रकृति में अर्धपरागम्य होती है और सॉरी, इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में जो होती है सक्षम होती है। एक विशेष झिल्लीमय संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है। जो जीव द्रव्य में झिल्ली के कोशिका में किससे बनती है तो फैलाव से बनती है को क्या कहते हैं तो मीसोजोम कहते हैं। यानी कि एक विशेष झिल्ली में संरचना होती है जो कि जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में जो होता है फैलाव होता है उससे बनती है। उसको क्या कहते हैं तो मीसोजोम कहते हैं।
यह फैलाव जो है पुट्टिका, यह फैलाव किससे? तो पुट्टिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होती है। यह कोशिका भित्ति निर्माण डीएनए प्राकृतिक व इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। यह श्वसन स्रावी प्रक्रिया जीव द्रव्य झिल्ली के क्लिष्ट क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी क्या करता है? तो सहायता करता है। कुछ जो है प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरित जीवाणु को जो है कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे कि वर्णकी लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें जो होता है वर्णक भी पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाएं जो होती हैं वो चलायमान अथवा अचलायमान होती है। जीवाणु कोशिकाएं कैसी होती है? तो जीवाणु कोशिकाएं जो होती हैं चलायमान अथवा अचलायमान होती है। यदि वह चलायमान है तो उनमें जो है कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जिसे कशेरुका कहते हैं। जीवाणुओं में जो है कशेरुका की संख्या व विन्यास कम वो भिन्नता होता है। जीवाणु जो होता है कशेरुका 3 भागों में बँटा होता है, तंतु, अकशेरुक व आधारीय शरीर। तंतु कशेरुका का सबसे बड़ा भाग होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये जो होते हैं 15 से 20 नैनोमीटर आकार के होते हैं। 15 से 20 किसके मीटर? तो नैनोमीटर के आकार के होते हैं। अगला पॉइंट है 2। अगला पॉइंट क्या है? तो 2 उबकाइयों 2 उबकाइयों में जो होता है 50s व 30s की बनी होती है। यानी कि प्रोकैरियोटिक जो होता है वो कितने एस से बना होता है? तो 50s व 30s से बना होता है। ये लाइन भी आप लोग इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जो आपस में मिलकर 70s यानी कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का कितना एस होता है? तो 70s होता है, जो कि 50s व 30s से मिलकर बना होता है। ये पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा। राइबोसोम के ऊपर जो होता है प्रोटीन संश्लेषित होती है। राइबोसोम के ऊपर क्या संश्लेषित होता है? तो प्रोटीन संश्लेषित होता है। बहुत से राइबोसोम जो है एक संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं। यानी कि बहुत से राइबोसोम जो हैं वो एक संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर एक क्या बनाते हैं? तो श्रृंखला बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो बहुराइबोसोम, बहुराइबोसोम उसको कहा जाता है। ठीक है? अथवा बहुसूत्र कहते हैं, या उसको क्या कहा जाता है? तो बहुसूत्र कहा जाता है। बहुसूत्र का राइबोसोम जो है वो संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। यानी कि बहुसूत्र का जो राइबोसोम है वो संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में जो होते हैं अंतःपृष्ठ पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये जो होते हैं झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते। ये झिल्ली द्वारा जो होते हैं घिरे नहीं होते हैं, एवं कोशिका द्रव्य में जो होता है स्वतंत्र रूप से जुड़ से पड़े रहते हैं। ये जो होते हैं झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं, एवं कोशिका द्रव्य में जो होता है स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। जैसे कि ग्लाइकोजिन, ग्लाइकोजिन कणिकाएं, फास्फेट कणिकाएं, साइनोफाइनिसिन कणिकाएं, गैस राजधानी नीलहरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती है। यानी कि यहाँ पर जैसे में दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कि ये झिल्ली द्वारा जो होते हैं घिरे नहीं होते हैं, एवं कोशिका द्रव्य में जो होता है स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। जैसे में कौन-कौन? तो ग्लाइकोजिन कणिकाएं, फास्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं, गैस राजधानी नील रहित नीलहरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती है। यहाँ पर नोट में दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं वो अलैंगिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स कैसे होते हैं? तो अलैंगिक होते हैं, बाइनरी विखंडन के माध्यम से। प्रोकैरियोटिक्स अलैंगिक होते हैं, बाइनरी विखंडन के माध्यम से प्रजनन करते हैं। क्षैतिज जीव जो होते हैं स्थानांतरण भी आम है। यानी कि प्रोकैरियोटिक अलैंगिक होते हैं, बाइनरी विखंडन के माध्यम से जो होते हैं प्रजनन करते हैं, और क्षैतिज जीव जो होते हैं स्थानांतरण भी आम है।
अगला जो पॉइंट है, ये है यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका इन कोशिकाओं में जो होती है दोहरी झिल्ली के आवरण, इसमें यूकेरियोटिक में कितनी झिल्ली होती है तो दोहरी झिल्ली के आवरण होती है। केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें कि डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बने क्रोमोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस होते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या-क्या होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, वो दोहरी झिल्ली के आवरण से घिरा होता है तथा केंद्रक दोहरी झिल्ली के आवरण होते हैं, जो कि केंद्रक आवरण से घिरा हुआ सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें क्या-क्या होता है, तो डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के जो होते हैं, संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा जो होती है केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस होते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है विशेषता अंगक प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में अंतर दिया हुआ है। कोशिका भित्ति तो कह रहा है कि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, यानी कि कोशिका भित्ति जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित यानी कि नहीं रहता है, और वहीं जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करता है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं रहता है और यूकेरियोटिक कोशिका में रहता है। अगला सवाल है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है 70s प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70s प्रकार के होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में जो होता है 80s प्रकार के राइबोसोम होते हैं। अगला है गोल्गी कॉइल। गोल्गी कॉइल जो होता है अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में गोल्गी कॉइल होते हैं। अगला है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली भी जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में होता है। अगला पॉइंट है लाइसोसोम। लाइसोसोम भी जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है और यूकेरियोटिक कोशिका में होता है। डीएनए एकल सूत्र के रूप में रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो है एकल सूत्र के रूप में रहता है, जबकि पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में जो होता है यूकेरियोटिक कोशिका में रहता है। अगला है कस्मिका। यह जो होता है केवल एक तंतु होता है, कुल 11 तंतु होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है कस्मिका, ये केवल एक तंतु होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में कुल 11 तंतु होते हैं। अगला है केंद्रिका। केंद्रिका जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रिका होता है। अगला है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में होता है। श्वसन। श्वसन जो है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है तो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा जो होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन होता है। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन पाया जाता है। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है वो थाइलेकाइड में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में थाइलेकाइड से होता है और जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें क्लोरोप्लास्ट से होता है। कोशिका विभाजन जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री प्रकार का होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका जो है उसमें यूकेरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का विभाजन होता है। अगला पॉइंट है कोशिका के मुख्य भाग यानी कि मेन पार्ट्स ऑफ ए सेल। मेन पार्ट्स ऑफ सेल में पहला पॉइंट दिया हुआ है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। यह जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी कि कोशिका भित्ति सेल वॉल जो है वो सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है। सेल वॉल किसका बना होता है तो यह सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल किसका बना होता है तो सेलुलोज का बना होता है। यह जो होता है कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायता करता है। सेल वॉल जो है सेल वॉल कोशिका भित्ति वो पेड़ पौधों में पाया जाता है और वो किसका बना होता है तो सेलुलोज का बना होता है, और वो जो है कोशिका को जो है निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायता करता है।
जीवाणु का कोशिका भित्ति जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, यानी कि जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। अगला पॉइंट है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव कोशिका के सभी अवयव जो है एक पतली झिल्ली के द्वारा कोशिका के जो सभी अवयव है एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को जो है कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी कि कोशिका के सभी अवयव जो है किससे घिरे होते हैं, तो एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को क्या कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्ध परागम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मुख्य कार्य जो होता है कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना, यानी कि अर्धपरागम्य झिल्ली होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। कोशिका झिल्ली जो होता है लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, तो लिपिड का बना होता है। और कोशिका भित्ति जो होता है किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। यह लिपिड जो है घटक यानी कि फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। यह लिपिड भी किसका बना होता है, कोशिका झिल्ली जो होता है लिपिड का बना होता है। और लिपिड घटक जो होता है वो किसका बना होता है, तो फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में जो होता है प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये लाइन भी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हाईलाइट कर लीजिएगा। कोशिका झिल्ली में जो होता है प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यहाँ पर नोट दिया हुआ है, कह रहा है कि कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलस द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे जो है तरल कर्मीर नमूना के रूप में जो है स्वीकार किया गया। इसके अनुसार जो है लिपिड के अर्धतलीय प्रकृति के कारण जो है द्वीव सतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। अगला है तर्क का 3 नंबर पॉइंट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तर्क का इसका हिंदी नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। तर्क का है सेंट्रोसोम। इसकी खोज जो है वेबेरी ने की थी। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था, तो वेबेरी ने की थी। यह केवल जो है जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह सेंट्रोसोम जो है किसमें पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में पाया जाता है। तर्क का यानी कि सेंट्रोसोम के अंदर जो है एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, तो सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। समसूत्री विभाजन में यह किसका निर्माण करता है, तो ध्रुव का निर्माण करता है। अगला है अंतर्द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंत अंतःद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह जो है यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपेट आपस में जुड़े आपस में जो होता है जुड़े थैली युक्त छोटी छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे जो है अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है किसको कहा जाता है, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के जो कोशिका द्रव्य में चपेट में आपस में जुड़े जो थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, उसी को कहा जाता है। प्रायः राइबोसोम जो होता है अंतःद्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। राइबोसोम किस पर चिपके रहते हैं, तो अंतःद्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर, यानी कि राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतःद्रव्य जालिका के सतह पर जो है यह राइबोसोम मिलते हैं, उसे खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। यानी कि चिपक जाने के बाद राइबोसोम जो मिलते मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका कहा जाता है। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर जो है अंतर्द्रव्य जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। यानी कि दो तरह का अंतर्द्रव्य जालिका होता है, एक खुरदरी और एक चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं लवण से संक्रियाएं भाग लेती है, उनमें खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका बहुतायत से मिलती है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति
स्टेरॉयड हार्मोन चिकने अंतःद्रव्य जालिका में ही होते हैं। अगला पॉइंट है ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य है उन सभी वसा और प्रोटीनों का संचरण करना जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इसके द्वारा जो होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन किया जाता है। अगला पॉइंट है राइबोसोम 5 नंबर में दिया हुआ है। सर्वप्रथम राइबिन्स एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी पोलैंड ने 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। यानी कि राइबोसोम जो होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यानी कि सर्वप्रथम जो है रॉबिन्स एवं ब्राउन ने जो है 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में देखा तथा जी पोलैंड जो था वो 1953 ईस्वी में इसको जंतु कोशिका में देखा, जबकि राइबोसोम को देखा 1958 ईस्वी और उसके बाद 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है तो आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम किसका बना होता है तो आरएनए का बना होता है। यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह जो होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। यह जो प्रोटीन होता है वो किसके लिए प्रोटीन जो होता है वो संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। यह किसका उत्पादन स्थल है तो यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। इसलिए इसे जो है प्रोटीन की फैक्ट्री यानी कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है तो राइबोसोम को कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है तो राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम जो है केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एवं खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एस स्वेट्सकार इकाई अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप से आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। अगला पॉइंट नोट में दिया हुआ है कि स्तनी के लाल रुधिर कण में जो होता है राइबोसोम एवं अंतःप्राद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज जो है वो अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था तो अल्टमैन ने किया था। कब किया था तो 1886 ईस्वी में किया था। बेंडा ने इसका नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह जो है कोशिका का जो है श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी जो है संख्या निश्चित नहीं होती। कोशिका में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या निश्चित नहीं होता है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कि ऊर्जा युक्त जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसका ऑक्सीकरण किसके द्वारा होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जिससे जो होता है काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। जिससे जो है काफी मात्रा में क्या तो ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो होता है कोशिका का शक्ति केंद्र है। यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में जो होता है वो एनटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में जो होता है वो एटीपी सॉरी यहाँ गलत पढ़ दिए थे। कल लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक झिल्ली में जो होता है एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसे जो होता है कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। इसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधार आधामी एवं एकल वृत्ताकार डीएनए अणु या कुछ जो होता है आरएनए राइबोसोम यानी कि 70S
प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है विखंडन द्वारा विभाजित होता है। यहाँ पर थोड़ा ऊपर में और थोड़ा नीचे में ब्लर आ गया है। अगला पॉइंट नोट में दिया हुआ है, डीएनए केंद्रक के अलावा जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लौह में पाया जाता है। डीएनए जो होता है केंद्रक के अलावा और कहाँ-कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लौह में पाया जाता है। अगला पॉइंट है 7 नंबर, गोल्जी क्वाई, यानी कि इसको कहा जाता है गोल्जी बॉडी, को हिंदी में पढ़ा जाता है गोल्जी क्वाई। इसकी खोज जो है कैमिली मोल्जी यानी कि इटली के थे, इन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह केंद्रक के चारों ओर घनी रंजित जालीदार संरचनाएं होती हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा जो होता है संश्लेषित प्रोटीनों एवं अन्य पदार्थों की जो है पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं जो होती है गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है, तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे जो होती है कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। उससे जो होती है वो क्या करती है, तो बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्जी क्वाय यानी कि गोल्जी बॉडी को हम कोशिका के अणु का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है को कि कोशिका का वाहक जो है यानी कि यातायात प्रबंधक जो है किसको कहा जाता है, तो गोल्जी बॉडी को जो है कोशिका का वाहक कहा जाता है। यहाँ से आप फिर से ध्यान से पढ़िएगा, गोल्जी बॉडी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में जो होता है पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं जो होती है गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। और ये पुटिकाएं क्या करती है, तो गोल्जी बॉडी की सहायता से उस पदार्थ को जो है गंतव्य स्थान तक पहुंचा देती है। यदि कोई पुटिका जो होती है कोशिका से बाहर स्रावित होता है, कोई पुटिका अगर कोशिका से बाहर स्रावित होने लगे, तो उस पदार्थ वाली पुटिका उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्जी कोई को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। यह कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा एवं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जी कोई जो होता है वो ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कौन करता है, तो गोल्जी कॉय। अगला पॉइंट है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है इसको हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे और कोशिका को खत्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।